Hello bachcho, let us read the question first, and the question is which of the following statement is correct? And we have the four option here, and the fourth option is all of these. So first of all, we'll read by one option and then we'll reach to the conclusion. Okay, so let's read these all option one by one. तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है ये देखते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग हॉट समर डेज द ट्रीज एंड द अदर टॉल ऑब्जेक्ट सिम्स टू बी क्यूरिंग बिकॉज द डेंसिटी ऑफ एयर चेंजेस इन एन इरेगुलर वे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समर के जब टाइम होता है हॉट समर डेज टाइम में ट्रीज जो होती हैं या टॉल कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया तो वो हिलती हुई दिखाई देती हैं। इसकी क्या रीजंस, तो रीजन दिया गया है डेंसिटी ऑफ एयर चेंजेस इन इरेगुलर वे, डेंसिटी चेंज होती है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जब भी हॉट एयर में क्या होता है, हॉट समर में क्या होता है कि सारी चीज़ें क्या होती हैं, गर्म हो जाती हैं। और जो भी एयर उस कांटेक्ट में आता है तो उसको भी क्या हो जाता है, हीटअप हो जाना पड़ता है। ठीक है। अब जो भी हीटअप हो जाने के बाद मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है कोई भी, ठीक है, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है। अब जो एयर इससे फ्लो कर रही होंगी, एयर जो फ्लो कर रही होती हैं वो हीटअप हो जाने की वजह से इसमें एक कॉन्वेक्शन करंट जो होता है, कॉन्वेक्शन करंट, कन्वेक्शन करंट सेटअप हो जाता है। किसमें, इसमें एक कॉन्वेक्शन करंट सेटअप हो जाता है। अब ये कॉन्वेक्शन करंट सेटअप हो जाने के बाद ये कॉज बनता है, किसका कारण बनता है, ये रिफ्रैक्शन का कारण बनता है। किसका कारण बनता है, रिफ्रैक्शन का, ठीक है। अब ये रिफ्रैक्शन का कारण बनता है। अब ये रिफ्रैक्शन की वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है क्या दिखाई देता है, हिलता हुआ दिखाई देता है, यानी क्यूरिंग वे में दिखाई देता है। अब ये रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से ये जो कन्वेक्शन करंट सेटअप हो जाता है उसकी वजह से डेंसिटी क्या होती है एयर की, वो चेंज हो जाती है। अब जब डेंसिटी चेंज हो जाती है तो हम जानते हैं क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो जब डेंसिटी अलग अलग होता है तो उस कंडीशन में रिफ्रैक्शन हो जाता है। अब वो जब रिफ्रैक्शन हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट को हम महसूस करते हैं कि वो शेक हो रहा है, हिल रहा है। ठीक है। सो वी कैन से दिस ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सो लेट्स कम टू द सेकेंड ऑप्शन। दूसरा केस में ये होता है कि मून इज नियर द हॉरिजन इट अपियर्स बिगर। तो क्या होता है कि जब मून जो होता है हॉरिजन के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक होता है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, अपियरली रिलेटिवली क्लोज हो जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि मून जो होता है अपेरेंट पोजीशन उसका डेप्थ में क्या होता है, चेंज करता रहता है। ठीक है। और हम बोल सकते हैं इसी वजह से जो हमारा माइंड है उसको काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है, या इसका एक रीजन और लिख सकते हैं, एटमॉस्फेरिक, एटमॉ एटमॉस्फेरिक क्या बोल सकते हैं, रिफ्रैक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो इसका कारण क्या है बड़ा दिखाई देने का, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एक बहुत बड़ा रीजन है। और ऐसा लगता है कि मून काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है क्योंकि जो वो पास आता है हॉरिजन के तो अपेरेंटली काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाता है, बिकॉज द मून इज चेंजिंग इट्स अपेरेंट पोजीशन इन डेप्थ while the light stimulus remain constant, so the brain's size distance mechanism changes its perceived size and makes the moon appear very large. So this is the reason. Okay, so now let's come to this, so we can say this is also right answer क्योंकि ये ऑप्टिकल इल्यूजन ही है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पे, रीड करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर द मीडियम ऑफ प्रिज्म इज थीटा सी, ठीक है, एंड द एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए, देयर विल बी नो इमर्जेंट रे व्हेन ए इज ग्रेटर देन 2 थीटा सी। ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं R1, R1 को मान लेते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द फर्स्ट फेज। ठीक है। लिखते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द, रिफ्लेक्शन एंगल है ये, यहाँ लिख देते हैं एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल फ्रॉम द फर्स्ट, फ्रॉम द फेस। ठीक है। और R2 क्या है, मान लेते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है सेकेंड फेस से है, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एंगल
तो हम प्रिज्म का एंगल मान लीजिए ए है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू R1 + R2, हम जानते हैं, हम लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है। अब R1 + R2 दिया हुआ है, R1 + R2 ये 2C से बड़ा एक ही केस में हो सकता है। कब? जब R1 क्या हो, बड़ा हो जाए। यानी ये इट विल बी पॉसिबल व्हेन विल बी पॉसिबल इट विल बी पॉसिबल होगा ये जब R1 यानी रिफ्लेक्शन एंगल फ्रॉम फर्स्ट सरफेस क्या हो जाए, फर्स्ट फेस से, जब वो C से यानी क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है, यानी इंसिडेंट रे वुड नॉट एंटर द प्रिज्म। इस केस में क्या होगा, इंसिडेंट रे नॉट नॉट एंटर द प्रिज्म। ये प्रिज्म के अंदर एंटर ही नहीं करेगा जब R1 की वैल्यू C से जब बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब जब R2 की वैल्यू यदि C से बड़ा हो गया, इसका मतलब हो गया इट इम्प्लाइज नो emergent नो emergent रे। क्योंकि R2 जब बड़ा हो गया यानी सेकेंड सरफेस से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जब बड़ा हो गया क्रिटिकल एंगल से, तो उस केस में नो इमर्जेंट रे, कोई बाहर रेज आएगा ही नहीं। ठीक है। तो यानी क्या हम बोल सकते हैं, ऑप्शन 3 भी सही है। तो फाइनली 1 2 3 तीनों ऑप्शन सही है, तो हम क्या बोल सकते हैं, फाइनली वी कैन से द ऑप्शन 4 इज राइट, ऑल ऑफ दीज। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।